जैसे जैसे हमारी ग्रेडिंग खराब होती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो अफेक्ट। सेल को जो लगता है उसके अंदर एक खराब चीज आ गई है, उसको पैक करता है लाइजोम से और बाहर फेंक देता है। फ्रैगमेंटेशन हमें दिखता है डे 2 डे 3 पे, तो ऐसे एम्ब्रियोस का क्या करना चाहिए अगर नंबर कम हो? ये ब्लास्ट बनाते हैं क्या? कि फ्रैगमेंटेशन लेस देन 10% हो, तो बोलते हैं भाई लेस देन 10% हो, कुछ ज्यादा सेल ने लूज नहीं था, तो सेल कहीं ना कहीं हेल्दी होगा। सर ये फ्रैगमेंटेशन इसका मतलब कुछ नेगेटिव है एम्ब्रियो के साथ? तो इट इज बेटर कि आप जब भी ट्रांसफर हो आपकी एंडोमेट्रियम और आप बाकी चीजें सब तैयार होनी चाहिए, देन ओनली यू थिंक ऑफ ट्रांसफरिंग दीज एम्ब्रियोस। डिस्कसिंग विद द पेशेंट कि ये ऑप्शंस है, ये चांसेस है, उनको फेयर चॉइस देना चाहिए कि वो किस तरफ से जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे ना पेशेंट इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड इवन फॉर दिस सेल डेवलपमेंट। हाय, वेलकम टू फर्टिलिटी फोकस, एक पॉडकास्ट शो जहां हम एपिसोड्स लेके आते हैं जो आपकी इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की ट्रीटमेंट जर्नी से जुड़े होते हैं। हमारा पिछला पॉडकास्ट जो एम्ब्रियो ग्रेडिंग से रिलेटेड था, उसमें हमारे पास रोज कुछ ना कुछ क्वेरीज आती है, उसको करीब 1.5 लाख लोगों ने देखा है। सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हमारे एम्ब्रियोस के ग्रेड कैसे हैं और इससे प्रेगनेंसी आएगी या नहीं। तो उसी की कंटिन्यूटी में हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो हमें हमारे यूजर ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि ये फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, और इसको डिस्कस करेंगे आज हमारे साथ गौरव सर, आर एम्ब्रियोलॉजिस्ट। हाय सर। आई मैम। सर देखो, एम्ब्रियोज बनते हैं, हमने ग्रेडी के बारे में बात किया था, पर कुछ एम्ब्रियोज जो होते हैं वो फिट फॉर ट्रांसफर नहीं होते, और इसी से आज हम शुरू करेंगे। एक हमारा कमेंट्स जो आए थे कि हमारा एम्ब्रियो फ्रैगमेंटेड था इसलिए एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किया गया। तो वी स्टार्ट विद व्हाट इज एग्जैक्टली एम्ब्रियो फ्रैगमेंटेशन? देखिए मैडम, आपको सेल तो पता है ना, जैसे होते हैं एम्ब्रियो के अंदर, जैसे 4 सेल एम्ब्रियो के अंदर 4 सेल्स होते हैं, उसका साइटोप्लाज्म होता है। जब भी वो साइटोप्लाज्म निकल के अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर आ करता है उसे बोलते हैं फ्रैगमेंट। ठीक है, तो बेसिकली सेल एक्सक्लूड करता है सम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इन दी पेरिवाइटलिन स्पेस, उसे बोलते हैं फ्रैगमेंट। और ज्यादा बढ़ जाते हैं तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियो फ्रैगमेंटेशन। अभी किसी स्टेज में भी हो सकता है। इट स्टार्ट फ्रॉम द oocyte यूवर, जो एग निकलता है ना, हमने कई बार देखा है एग के साथ में बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं। जब 2 सेल का होता है तब भी होते हैं, जब 4 सेल का होता है तब भी होते हैं, जब 8 सेल का, इवन ब्लास्टोसिस स्टेज पे भी फ्रेगमेंट्स बाहर होते हैं एम्ब्रियो के अंदर। सर ये फ्रैगमेंटेशन इसका मतलब कुछ नेगेटिव है एम्ब्रियो के साथ? ठीक है मैडम, अब ये समझना होगा ये फ्रैगमेंटेशन जो साइटोप्लाज्म से निकल रहा है बाहर एक्सटेंड हो रहा है, तो ये क्या क्या लेके निकल सकता है और इसकी क्वांटिटी क्या क्या है? तो क्या क्या लेके निकल सकता है? आप जानते हैं साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिशन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, उसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो सेल की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, ऑर्गेनेलीज हैं बहुत सारे। तो वायर एक्सक्लूजन ऐसा हो सकता है कि कुछ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, कुछ पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियाज, कुछ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनेलीज आर एक्सक्लूडेड आउट ऑफ द सेल, तो वो सेल आगे जाके डेवलप हो गई। तो इसीलिए ज़्यादा फ्रैगमेंटेशन मतलब इट मे अफेक्ट द एम्ब्रियो नेगेटिवली। सो फ्रैगमेंटेड एम्ब्रियोस की ग्रेडिंग कैसे होती है? जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है ना, वो कहते हैं कि फ्रैगमेंटेशन को हम 3 तरीके से बांट सकते हैं। पहला कि फ्रैगमेंटेशन लेस देन 10% हो, तो बोलते हैं भाई लेस देन 10% हो, कुछ ज़्यादा सेल ने लूज नहीं था, तो सेल कहीं ना कहीं हेल्दी होगा। दूसरा 10 से 25% के बीच में, ठीक है, जहां पे बोलते हैं भाई बी ग्रेड एम्ब्रियो हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस फ्रैगमेंटेशन, बिकॉज एम्ब्रियो इज लूजिंग समथिंग। और जो तीसरा है आपका मोर देन 25%, कि सेल वो सारे सेल्स में मोर देन 25% ऑफ द साइटोप्लाज्म बाहर फेंक गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? अब 25% तो बहुत बड़ा नंबर है। अब बहुत सारे क्रोमोसोम बाहर फेंक सकते हो, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बाहर फेंक सकते हो, और कहीं ना कहीं इशू हो सकता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में। तो इवेंचुअली जितना फ्रैगमेंटेशन होगा उतना पुअर ग्रेड ऑफ एम्ब्रियो, एंड वो हमने पहले भी बात किया है कि जैसे जैसे हमारी ग्रेडिंग खराब होती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो अफेक्ट। दूसरी बात मैडम, सॉरी आई एम कटिंग इट आउट, कि फ्रैगमेंटेशन में दो तरीके की होती है। वो होती है लोकलाइज और स्केटर्ड। अब ये क्या होती है? लोकलाइज का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्रैगमेंटेशन है। मान लीजिए 8 सेल्स है, ठीक है, अब उस 8 सेल्स में से किसी एक सेल में, पर्टिकुलर 1 सेल में फ्रैगमेंटेशन है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या बाकी 7 सेल तो ठीक है, सिर्फ एक में फ्रैगमेंटेशन।
तो बाकी 7 के सही होने की प्रोबेबिलिटी, एक ही खराब होने की प्रोबेबिलिटी, इट्स स्टिल अ बेटर एम्ब्रियो। मगर ऐसा एम्ब्रियो जहाँ स्केटर्ड फ्रेगमेंटेशन, मतलब एवरी सेल यूजेज समथिंग, तो मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एम्ब्रियो हर सेल से सब कुछ खराब निकालता है, तो उस एम्ब्रियो के खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो साफ सीधे शब्दों में कहा जाए तो स्केटर्ड फ्रेगमेंटेशन जो बहुत जगहों से निकलती होती है वो खराब है, लोकलाइज फिर भी ठीक है। तो ये फ्रैगमेंटेशन होती क्यों है? मैडम फ्रेगमेंटेशन के ना, अब सेल का एक प्रोसेस है, पहले हम सेल को समझते हैं ऐसे सेल करता क्यों है। सेल को ना कभी भी कुछ खराब लगता है तो बाहर फेंक देता है। जैसे आपके घर में ना एक सिस्टम होता है सेल का भी, आपके घर में जब कचरा इकट्ठा होता है आप क्या करते हो, पॉलिथीन में डालते हो, बांधते हो, तो घर से बाहर फेंक देते हो। दिस इज वॉट यू डू राइट, एवरीबॉडी डज। दिस सेल भी ऐसे ही करता है, एक्सोसाइटोसिस। सेल को जो लगता है उसके अंदर एक खराब चीज आ गई है, उसको पैक करता है लाइजोम से और बाहर फेंक देता है। तो ज्यादा, अब ये चीज ज्यादा क्यों हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है एयर क्वालिटी। अगर हम लैब की बात करें तो भाई लैब के अंदर एयर क्वालिटी बहुत खराब है, बहुत सारे पार्टिकल काउंट बढ़ गए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सेल के अंदर जा रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा सेल के डिफेंस सिस्टम को लग रहा है भाई लेट एक्सट्रूड देम, वो ज्यादा ज्यादा बाहर फेंक रहा है। तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी ऑफ द लैब डिफाइंस कि भाई आपका एम्ब्रियो कैसा ग्रो करेगा, कैसी फ्रेगमेंटेशन है। अब जैसे फीमेल विथ एडवांस एज, उन पर्टिकुलर की जब फीमेल्स के एग निकलते उनमें भी अब आएगा कि फ्रेगमेंटेशन कहीं ना कहीं बड़ी होती है और एम्ब्रियो एरर ज़्यादा होता है, बिकॉज उनका सेलर डिफरेंस बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं होता, तो जल्दी जल्दी एक्सट्रूड करना चालू कर देते हैं। व्हाट अबाउट स्पर्म्स, उससे भी फर्क पड़ता है? सेम वही, देखिए अब सेल है ऊसाइड तो ठीक था, अब उसका स्पर्म आया विथ हायर डीएनए फ्रेगमेंटेशन। अब ऊसाइड को लगा दिस फ्रेगमेंटेड डीएनए the cell cannot tolerate it, so while division it tried to extrude more and more of the cytoplasm with the fragmented DNAs. The same happens there as well. तो कर बट ये भी देखा गया है साथ साथ में जो यंग फीमेल के oocyte होते हैं या जो अच्छे oocyte होते हैं, it tries to repair the fragmented DNA of the sperm also, वहाँ पर करेक्ट भी कर तो इवेंचुअली हमारा एम्ब्रियो अच्छा बन जाता है। सो बहुत बार क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन हमें दिखता है डे 2 डे 3 पे, तो ऐसे एम्ब्रियोस का क्या करना चाहिए अगर नंबर कम हो? ये ब्लास्ट बनाते हैं क्या? मैडम जो मैंने जैसे आपको बताया था कि सी ग्रेड वाले एम्ब्रियोज होते हैं जहाँ फ्रेगमेंटेशन ज़्यादा है, उन पर्टिकुलर का ब्लास्ट बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लेस देन 10%। बट जो बी ग्रेड है उनमें फिर भी चांसेस होते हैं करीबन 20 से 30% कि वो ब्लास्टोसिस्ट बना पाए। ए ग्रेड जो होते हैं जिनमें लेस देन 10% है, हाँ उनकी वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ 78%, 70 to 80% कि वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएंगे। सो शुड वी ट्रांसफर दीज फ्रेगमेंटेड एम्ब्रियोज और नो? मुझे याद है जब एक पहली स्टडी थी ना मैडम, वो यही थी कि बी ग्रेड फ्रेगमेंटेड एम्ब्रियोस, तो मैंने एक स्टडी कंडक्ट करी थी जिसमें एक आर्म में हमने डाले थे वो एम्ब्रियोस जिसमें एटलीस्ट 1 ए ग्रेड एम्ब्रियो है, ठीक है, और दूसरी आर्म में एक भी ए ग्रेड एम्ब्रियो नहीं था, सारे बी ग्रेड फ्रेगमेंटेड एम्ब्रियोस थे। उनको हमने फीमेल्स में डाला विद द कंसेंट, एंड वी फाउंड दैट हाँ रिलेटिवली यहाँ प्रेगनेंसी रेट ज़्यादा थी, 60-70% थी, पर यहाँ भी जहाँ सिर्फ बी ग्रेड डाले प्रेगनेंसी रेट वॉज अराउंड 20 to 25% और लाइव बर्थ रेट 9% थी। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इन क्लीवेज स्टेज बी ग्रेड एम्ब्रियोस को फेंक देना चाहिए। यू कैन टेक द कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड आस्क कि भाई चांसेस कम है, अगर आप कहोगे तो हम डाल देंगे, बट लाइव बर्थ रेट के चांसेस यही है। बिल्कुल, हम भी ऐसी ऑप्शन देते हैं, और अगर नहीं तो फिर एम्ब्रियो पूलिंग की ऑप्शन देते हैं, या फिर अगर ज़रूरत है तो फिर डोनर की। बिकॉज क्या है कि डिस्कार्ड तो ऐसे नहीं करना चाहिए, एंड अगर कुछ भी प्रेगनेंसी का चांस है तो उसे ट्रांसफ़र करना चाहिए। पर पेशेंट का एक कॉमन डाउट होता है ऐसे में, अगर मान लो प्रेगनेंसी आ गई तो क्या बच्चे में मिसकैरेज का रिस्क या कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटी का रिस्क बढ़ जाता है अगर फ्रैगमेंटेड एम्ब्रियो डाला गया है तो? जैसे कि मैडम मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी रेट तो 20-25% थी उस स्टडी में, मगर लाइव बर्थ रेट 9% थी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी एकदम से बच्चे डिलीवर होना। जिसका रीज़न क्या हो सकता है, एम्ब्रियो अनएम्प्लॉयडी। भाई जब भी साइटोप्लाज्म से फ्रेगमेंट बाहर आ रहा है, वो कुछ लेके बाहर आ रहा है, जैसे मैंने बताया बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो क्रोमोसोम लेके बाहर आ रहा, तो ऐसे केसेस में एम्ब्रियो अनएम्प्लॉयडी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए लाइव बर्थ रेट बहुत रिड्यूस आती है। हाँ एक बार प्रेगनेंसी आ गई उसके बाद कोई और इशू बच्चे में होना, ये वो कारण नहीं है। तो इसके लिए मेरा सजेशन क्या हो सकता है कि भाई आपके पास अगर फ्रेगमेंटेड एम्ब्रियोज हैं D3 के, तो आप उन्हें ग्रो करें, बिग हार्ट कि आप उन्हें ग्रो करें और ब्लास्टोसिस्ट बनाएं, और अगर आप विलिंग हैं तो इधर नहीं होता वहाँ पीछे थी है
and आपकी जेनेटिक टेस्टिंग कर सकते हैं। या आई थिंक गौरव ये सबसे बड़ा क्वेरी होता है हमारे पास जो आता भी है कि डेट सी पे कम नंबर के फ्रेगमेंटेड एम्ब्रियोस है, सो व्हाट शुड वी डू? शुड वी गो फॉर अ ट्रांसफर और वी गो फॉर फ्रीजिंग? क्योंकि बताया जाता है कि इनसे ब्लास्ट बनने के चांसेस कम है, ये फ्रीज भी हो सकता है, फ्रीज थॉ साइकिल सर्वाइव करे ना करे, और प्रेगनेंसी का रेट भी कम है। तो आई थिंक डिस्कसिंग विद द पेशेंट कि ये ऑप्शंस है, ये चांसेस हैं, उनको फेयर चॉइस देना चाहिए कि वो किस तरफ से जाना चाहते हैं। एम्ब्रियो पूलिंग इज़ वन गुड ऑप्शन। अगर हम इसको ब्लास्ट बुला के देख रहे हैं और हमारे बाई चांस नहीं बनते या कम बनते, वी कैन ऑलवेज काउंसिल देम कि हम रिपीट स्टिमुलेशन मे बी विद बेटर इंजेक्शंस और जो भी मॉडिफाइबल फैक्टर्स है आई थिंक हम उसको लेके चल सकते हैं। मुझे मैडम ये लगता है कि आपको ना जब भी ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसफ़र कॉम्प्रोमाइज़ ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं सोचना चाहिए भाई कि एंडोमेट्रियम तैयार नहीं है या ज़्यादा एक्स निकल गए, आपको पता है ये सिंक्रनी होगी, आप ज़बरदस्ती पूरे वेट के हमले बल्कि डाल दो, तो आपको पता ही है ना बहुत ख़राब ही कर रहे, अच्छा तो कुछ नहीं कर रहे। तो इट इज़ बेटर कि आप जब भी ट्रांसफ़र हो, आपकी एंडोमेट्रियम और आपकी बाकी चीज़ें सब तैयार होनी चाहिए, देन ओनली यू थिंक ऑफ ट्रांसफरिंग दीज एम्ब्रियोज, ताकि उन्हें फेयर चांस मिले। गौरव एक बहुत कॉमन सिनेरियो जो हम देखते हैं, जो हमारे पास स्पिल्ड आईवीएफ के साथ पेशेंट्स आते हैं बाहर से, कि एग नंबर अच्छा निकला था यंग पेशेंट्स में, बट एम्ब्रियोज जो है वो फ्रेगमेंटेड थे या पुअर ग्रेड के थे, बिकॉज ऑफ विच द ट्रांसफर वाज नॉट। ये जो डिस्पैरिटी होती है कि 10 से अबव हमारे एग्स निकले और फिर सीधा जब हमारा डे 5 की बारी आई तो पेशेंट को बताया गया कि बीसी ग्रेड 2-3 एम्ब्रियो है। सो उनको कहीं ना कहीं लगता है कि दिस इन्फॉर्मेशन कुड हैव बीन गिवन टू अस अर्लियर। सो इज देयर अ वे कि हम एग रिट्रीवल पे ही एग क्वालिटी को असेस कर पाए और ये प्रिडिक्ट कर पाए कि इनसे कैसे एम्ब्रियोज बन सकता है, या फिर ऐसा होता है एक गुड़ी गुड़ी सी पिक्चर कि एग तो बहुत अच्छा फिर उसके बाद एम्ब्रियो से एग्जैक्टली। अभी मेरे पास कल ही एक कॉल आया था एक पेशेंट का, डॉक्टर से गुजरात से फ़ोन आया था, उनके करीबन 18 वो साइड निकले थे, वो बोल रहे थे 18 में से 15 मेच्योर थे, मेच्योर के बाद फर्टिलाइजेशन उनके 14 थे, और एट द एंड उन्होंने बताया कि उस दिन कुछ नहीं बताया और डेट पे बताया कि फ्रैगमेंटेशन, और एट द एंड सिर्फ 2 बी ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट फ्रीज पे। अब वो ना एकदम से घबरा गए, और घबरा के दे सर्च दे किससे बात करें, दे फाउंड माई नंबर एंड दे कॉल मी। देन आई डिस्क्राइब देम कि देयर कुड बी मैनी फैक्टर्स, लेट्स टेक वन बाय वन। ठीक है, आप सबसे पहले ध्यान दोगे कि भाई आपकी ऊसाई की क्वालिटी क्या थी। जब आपने ऊसाइड पिकअप करा तब आप ऊसाइड को ग्रेड करते हो। अब ग्रेडिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। यू लुक एट दी पेरिवेट लाइन स्पेस कितना बड़ा है, छोटा है, डिपोलर बॉडी कितनी छोटी है, बड़ी है, कोई ड्रलेट तो नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर, कोई वैक्यूल तो नहीं है साइटोप्लाज्म के अंदर, ऊसाइड एज तो नहीं कर रहा है कहीं, राइट। तो इन सारे फैक्टर्स के बारे में डिसाइड कर पाते हो कि ये ऊसाइड ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, क्या प्रॉब्लम है, कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, क्या ये फ्रेगमेंटेशन बढ़ा सकता है। तो ये सारे रीज़न भी हो सकते हैं एम्ब्रियो फ्रेगमेंटेशन के, पुअर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के। तो हमने भी बहुत बार देखा है जब भी हमारा ना स्टिमुलेशन लंबा चलता है, हमारी गोनाडोट्रोपिन की डोज ज़्यादा दिन की होती है या ओवरऑल ज़्यादा डोज हमें किसी पेशेंट को लगती है, तब आप बहुत कॉमनली हमें बताते हैं कि एग की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी नहीं है, या फिर एडवांस एज जो हमने बात किया विच इज़ अ नॉन थिंग कि अगर एज फीमेल की ज़्यादा है तो उसके अंदर भी बहुत बार एग की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। देर आर सम वुमेन जो जैसे पीसीओएस एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसपे परसिस्टेंटली नंबर ज़्यादा होता है, बट बिकॉज उनका अंदर हार्मोनल मिल्यू इतना अच्छा नहीं होता जिसकी वजह से भी एक की एबनॉर्मलिटीज देखी गई है। सो यस, ये वाली कैटेगरीज में आई बिलीव कि ऐसा हो सकता है कि आप बार बार अगर स्टिमुलेशन करते हैं और अच्छे इंजेक्शंस आपने यूज़ किया, बिकॉज आई बिलीव इंजेक्शंस का बहुत ज़्यादा इसमें रोल रहता है कि कैसी क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। सो अगर अच्छे इंजेक्शंस यूज हुए हैं तो इन केसेस में हो सकता है रिपीटेडली हमें प्रॉब्लम एग में भी मिले और फ्रैगमेंटेड एम्ब्रियोज पे मिले, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रेट कम हो। मैडम इसके साथ साथ में जो अपने इंडियन पॉपुलेशन है इनके साथ एक और दिक्कत है, दी प्रोटीन डाइट। हमारे यहाँ पे ना पेशेंट इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड इवन फॉर दिस सेल डेवलपमेंट। ठीक है, आपकी आप जो खा रहे हैं रोज, लॉट्स ऑफ जंक, पोल्यूशन तो खैर है ही, स्ट्रेस तो खैर है ही, तो ये कहीं ना कहीं दीज ऑल कंबाइन टुगेदर टू मेक पुअर क्वालिटी ऑफ सेल्स ऑल्सो। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी प्रोटीन डाइट अच्छी रखें, आप हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करें, आप एक्सरसाइज करें काफ़ी, टू मेक गुड क्वालिटी ऑफ सेल्स, नॉट जस्ट द एग्स, नॉट जस्ट दिस स्पर्म, द होल बॉडी। आपने बहुत इफेक्ट देखेंगे अगर आप इन चीज़ों में भी साथ साथ में। नहीं, ट्रू, अगर आप इवन डोनर एक डोनर्स फर्म से एम्ब्रियोस बनाते हैं
तो यूट्राइन हेल्थ भी बहुत डिपेंड करती है आपकी लाइफस्टाइल पे, आपके वेट पे और आपके अदरवाइज कोई और क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है या नहीं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वन शुड प्रिपेयर फॉर IVF हेड टू डो. सिर्फ एग और स्पर्म नहीं, और देन बेटर प्रेगनेंसी रेट तभी मिल पाएंगे जब हम इस चीज़ पे भी काम कर सकते हैं. आई थिंक आज हमने इन डिटेल फ्रैगमेंटेड एम्ब्रियोज के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, सर से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली, एंड वी आर वेरी हैप्पी टू नो कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो इन पॉडकास्ट की सीरीज से बहुत ज़्यादा इनलाइटन हो रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपनी IVF साइकिल के बारे में. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉडकास्ट भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा अगर आप IVF कर पा रहे हैं. अगर और कोई सवाल है आपके IVF से रिलेटेड, इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, जल्दी प्रेगनेंसी होने से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं जिस पे हम सर से डिस्कशन करें, डू राइट अस इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. थैंक यू.